सर्वे का आंकड़ा अब सबके सामने आने के बाद देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना की चर्चा जो है वो शुरू हो गई। चुनावी राज्यों में भी विपक्षी दलों ने इसे अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जातिगत जनसंख्या का वादा किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इससे दूरी बनाए हुए नजर आ रही है। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर नजर डाले तो ब्राह्मण, आदिवासी और दलितों के साथ उसका ओबीसी वोट बैंक बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी को ओबीसी के यादव जैसे बड़े तबके के बजाय उन जातियों का वोट ज्यादा मिला जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन ये छोटे छोटे समूह मिलकर एक बड़ी आबादी बन जाते हैं। अगर हम साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें ओबीसी के लिए सरकारी नौकरी और संस्थानों में दाखिले के लिए रिजर्वेशन का सुझाव दिया गया था। इसके बाद देश में खास तौर से उत्तर भारत में राजनीति में बदलाव आया और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। कैसे बीजेपी के लिए बदला वोट बैंक? ओबीसी वोट बैंक की अगर हम बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की कड़ी मेहनत के चलते बीजेपी ने 1998 और 1999 का लोकसभा चुनाव जीता। उस वक्त बीजेपी नीत एनडीए सरकार बनी, लेकिन क्षेत्रीय दलों का प्रभाव तब भी ज्यादा था। 1998 और 99 में क्षेत्रीय दलों को 35.5% और 33.9% वोट बैंक मिले। वहीं साल 2004 और 9 में यूपीए की सरकार आई तो क्षेत्रीय दलों का जो वोट बैंक प्रतिशत है वो 39.3% और 37.3% रहा। इतना ही नहीं, 2014 में भी इन पार्टियों को वोट प्रतिशत 39% था, जबकि बीजेपी को 31% वोट मिले और एनडीए की सरकार बनी। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला और क्षेत्रीय दलों का वोट प्रतिशत 26.4% पर पहुंच गया, जबकि बीजेपी के लिए ओबीसी की जो जातियों का वोट है वो बढ़ गया। सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि चुनाव किस तरह ओबीसी वोटरों का मूड बदलता आ रहा है और बीजेपी मजबूत होती चली आ रही है। 2009 में चुनाव में सिर्फ 22% ओबीसी वोटरों ने बीजेपी को वोट किया था, जो कि 2014 में इसका इजाफा हुआ और 34% ओबीसी वोटरों के साथ दिए। इसके बाद 2019 में 44% तक पहुंच गया। वहीं 2009 में क्षेत्रीय दलों को 42% वोट मिले और 2019 में ये आंकड़ा 27% पर आ गया। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या स्थिति है ये भी हम आपको बताएंगे। बीजेपी को लोकसभा में जिस तरह ओबीसी वोटरों का सपोर्ट मिला है वो विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11% ओबीसी वोटरों ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया, लेकिन अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 29% वोट ओबीसी वोटरों ने दिया। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 14% ओबीसी वोटरों के वोट दिए गए, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को 29% ओबीसी वोट मिले थे। इसी तरह की स्थिति और भी कई राज्यों में देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में यादव की बड़ी आबादी रहती है, इसलिए ओबीसी जाति की जो राजनीति है इसका बड़ा प्रभाव डालती है और मुख्य रूप से सपा और आरजेडी जैसे दल ओबीसी की राजनीति करते हैं। वही ओबीसी के अंतर्गत आने वाली और भी कई जातियां हैं जिनकी पूरी आबादी को जोड़ा जाए तो एक बड़ा हिस्सा बनता है। इसका ही फायदा बीजेपी को पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मिलता आ रहा है। अगर हम जाति जनगणना की बात करें तो क्यों पीछे हट रही है बीजेपी, इसका भी जवाब है। अब जब देश में जातिगत जनसंख्या की चर्चा तेज हो गई है और विपक्षी दल इसके समर्थन में आ रही है तो बीजेपी इससे दूरी बनाते हुए नजर आ रही है। इसका एक वजह यह भी हो सकता है कि विभिन्न जातियों का जो मुख्य रूप से ओबीसी जाति का जो आंकड़ा सामने आया है उससे सरकारी नौकरी और संस्थानों में जो एडमिशन के लिए ओबीसी कोटे का मुद्दा शुरू हो सकता है
और क्षेत्रीय दल इसके लिए सत्ताधारी बीजेपी पर दबाव बनाएंगे। इससे देश में फिर से वही स्थिति पैदा हो सकती है जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुई थी, और क्षेत्रीय दल जो फिलहाल मजबूत हालात में नहीं है, उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। आखिरी बार 1931 में जारी हुए थे जाति आंकड़े। समय समय पर जातिगत जनसंख्या की मांग उठती आ रही है। साल 1931 में आखिरी बार जातिगत जनसंख्या के आंकड़े जारी किए गए थे, लेकिन 1941 में आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। फिर 51 में जातिगत जनगणना के दौरान इसकी मांग उठी। जातिगत आंकड़ों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक सीमित कर दिया गया। फिर 2001 में यूपीए की सरकार में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई गई, लेकिन उसके भी आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। इसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये नहीं हो सकी थी।